नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चले बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एफएमडीए की बैठक फरीदाबाद के सेक्टर 12 में आयोजित की गई। बैठक में कुल 15 एजेंडों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों में मुख्य रूप से जिले में पानी की समस्या, एनआईटी से ग्रेटर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी, अवैध टैंकरों व फरीदाबाद गुरुग्राम इंटर बस सर्विस के साथ साथ कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में कुछ एजेंडों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्णय लिया तो कुछ मुद्दों को अगली बैठक तक लंबित रखा गया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, अरेंद्र गुप्ता, नैनपाल रावत, सीमा तिरखा सहित कई संबंधित अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता को अच्छी व्यवस्था देना और उनका जीवन सुखमय बनाना था, जिसके तहत मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 अगस्त से फरीदाबाद में 16 नई रेन्यूएबल और शुरू किए जाएंगे, जिसमें 60 एमएलडी पानी की पूर्ति फरीदाबाद में होगी और कुल 180 एमएलडी पानी जनता को मिल सकेगा। किया जाता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, चाहे वो आईटी से बेस्ड सारी व्यवस्थाएं हों। तो आज ऐसे कुल मिलाकर 15 एजेंडाज थे, तो 15 के 15 एजेंडाज के ऊपर चर्चा हुई। कुछ निर्णय भी हुए, कुछ आगे के लिए डेफर भी किए गए, कुछ अगली मीटिंग में फिर उनको लेकर के आएंगे। मुख्य रूप से पानी का जो आज विषय है, बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय किया है कि आने वाला जो 1 अगस्त यानी आज से 15 दिन बाद यहाँ जो पानी है वो 60 एमएलडी पानी की सप्लाई और बढ़ाई जाएगी, यानी 6 नए रेन्यूअल शुरू हो जाएंगे और इससे रेन्यूअल की जो संख्या है पहले 16 थी 22 हो जाएगी और जिससे 180 एमएलडी पानी जो है वो कुल मिलाकर के उसकी आपूर्ति होगी। तो एक पानी की जो छोटी मोटी कठिनाई जहाँ जिस भी क्षेत्र में है वो उससे पूरी होगी। शहर के 3 अंडरपास जहाँ पानी भरता था उनकी पानी निकालने की जो मोटरें हैं। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। मंत्री के भांजे और पार्षद पति की दबंगाई देखने को मिली है। पुलिस चौकी में ही एक युवक की डंडों और लाठी से पिटाई कर डाली है। बेरहमी से पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फरीदाबाद के निजी अस्पताल में बेड पर खून से लथपथ इलाज करवाने पहुंचा ये शख्स एक इंजीनियर है जो ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है। अक्सर मंत्री के भांजे इस युवक से गाड़ियों की डिलीवरी जल्दी और गाड़ियों पर डिस्काउंट लिया करते थे। वहीं जब इस युवक ने किसी काम के लिए मंत्री के भांजे को फोन किया तो उन्होंने वह काम नहीं करवाया, जिसके बाद इस युवक ने एक मैसेज टाइप कर भेज दिया कि मैं आगे से आपको कोई काम नहीं बोलूंगा। बस इतनी बात पर ही मंत्री के भांजा बबूला हो गया और युवक को फरीदाबाद के सेक्टर 28 पुलिस चौकी में बुलाकर अपने 20-25 अन्य दोस्तों के साथ, जिनमें एक पार्षद का पति और कई अन्य लोगों ने युवक की बेरहमी से डंडों से पीट कर घायल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा वाकया पुलिस चौकी और पुलिस के मुलाजिमों के आंखों के सामने हुआ। अब जब फरीदाबाद में जनता पुलिस चौकी में ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो बाहर किस तरीके से पुलिस सुरक्षा मुहैया करा पाएगी। मंत्री के भांजे के साथ साथ कई और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने डंडों से इस युवक की बेरहमी से पिटाई कर डाली। हालांकि 2 पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव करके इस युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसके सर में 6 टाँके आए हैं और उसका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कब तक मंत्रियों का सहारा लेकर इस तरीके की गुंडागर्दी होती रहेगी और क्या पुलिस मंत्री के भांजे और पार्षद के पति को गिरफ्तार कर पाएगी। इनका कोई किसी बात को लेकर कल अमर के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी, बात पे फोन पे क्या कुछ था और फिर उसने कोई कंप्लेंट दे दी थी चौकी में। इसको उसमें संबंध में फिर इंचार्ज साहब ने चौकी में बुलाया। चौकी में बुलाने के बाद ये चौकी में आ गए थे। फिर उसके बाद दूसरे मर और 5-7 आदमी थे वो आ गए थे। फिर वहाँ पे कहासनी होगी और उन्होंने आपस में इसकी मारा पीटी करी। हमने भी इसको बीच बचाव करवाया और फिर यहाँ पे इसको एडमिट करवा दिया हमने। वो तो ये जानते हैं 7-8 देखो इन्हीं के आपस में पहले इनके दोस्त थी आपस में, ऐसे नहीं को अनजान है वो, ये उन्हीं के साथ है। ये इनका दोस्त मेन तो ये अमर चौधरी यही बताएगा और रवि बटाना बता रहे एक पार्षद भी है। हाँ जी, हाँ पार्षद बताया। पार्षद का काम है। देखो जी वो तो अमर ये बताएगा, कौन अमर है वो यही बताएगा। पुलिस चौकी में मारा है। हाँ पुलिस चौकी में झगड़ा। चले भाई
रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। परिवहन मंत्री शर्मा ने बल्लभगढ़ के आर्य समाज भवन में पंजाबी सेवा समिति के कार्यालय और आर्य समाज भवन में जीर्णोद्धार के बाद तैयार भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा परिवहन मंत्री ने अपने पैतृक गाँव सतपुरा में सामुदायिक सत्संग भवन की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार में बल्लभगढ़ के अंदर जमकर विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा अब सोहना रोड को गुड़गांव नहर के साथ साथ बल्लभगढ़ बाईपास होते हुए सेक्टर 75 ग्रेटर फरीदाबाद से जोड़ने जाने की योजना हरियाणा सरकार ने तैयार की है, जिसे पूरा करने के लिए जल्दी सर्वे कराया जाएगा। इस हाईवे के बनने से लोगों को बल्लभगढ़ के सेक्टर 24 सोहना से ग्रेटर फरीदाबाद जाने के लिए किसी ट्रैफिक जाम से गुजरना नहीं पड़ेगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र में मोदी व प्रदेश में मनोहर सरकार जमकर विकास कार्य कर रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस अवसर पर आर्य समाज भवन चावला कॉलोनी में बनाई जाने वाली लाइब्रेरी एवं डिस्पेंसरी के लिए 5 लाख की घोषणा की है। आज शादी भी 5 महीने के लिए बंद हो जाएगी। आज लास्ट साया है, साहे भी बहुत है। और मैं सभी को कहूंगा कि ये मंदिर जो भव्य चीज बनाएंगे गांव के लिए काम आएगा। एक ये मेहनत ये कहना बंद के पल्ला मोहल्ला, उल्ला मोहल्ला, फलाना मोहल्ला, सारा ग्राम एक है। एक ग्राम की सूत और मझधार में बंद के रहना है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये उल्ला मोहल्ला है, पल्ला मोहल्ला, इनका कोई महत्व नहीं है। एक बाबा की औलाद है, एक दादा की औलाद है, छोटा खेड़ा है। और आप लोग भाग्यशाली हैं, इस खेड़े से 3 विधायक मिले हैं। मदन जैसा भाई पैदा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नौकरी सब करते हैं, जिम्मेदारी सब करते हैं। एक एक खेड़े से आदमी निकलना और मुकाम तक पहुंचना, आदमियों की पीढ़ी चली जाती है। आदमी की साथ चलिए बात करेंगे अगली खबर की। तिगांव के विधायक राजेश नागर ने तिगांव क्षेत्र के सेक्टर 28 में सैकड़ों की संख्या में पौधे लगाए और साथ ही साथ पौधों का पालन पोषण करने के लिए RWA की महिलाओं को उन पौधों की जिम्मेदारी दी है। विधायक का कहना है कि केवल पौधे लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उनका पालन पोषण कर उनको बड़ा करना भी सबसे बड़ा धर्म है। विधायक ने बताया कि नीम और पीपल के ज्यादा पेड़ हमने लगाए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। विधायक राजेश नागर ने मौके पर ही तपती दोपहरी में एक पेड़ के नीचे मौके पर पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत अधिकारियों को फोन कर समस्याओं को हल करने की बात कही। विधायक ने मौके पर कई समस्याओं को निपटाया और बाकी समस्याओं के लिए जल्दी निपटाने का आश्वासन दिया। हमारा ट्री प्लांटेशन का एक कार्यक्रम यहाँ पर हमने रखा है। उसके तहत हमने नीम, पीपल और फलों के कुछ पौधे यहाँ लगाए हैं। और जैसा कि अभी कोरोना के समय में ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए नीम और पीपल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और इस तरह के ज़्यादा पेड़ हमने यहाँ पर लगाए हैं। सर, देखा गया कि पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन पौधा कभी पेड़ बहुत मुश्किल से बनता है। तो इसीलिए हमने यहाँ की जो हमारी बहनें हैं उनको जिम्मेवारी दी है कि जो भी पेड़ यहाँ लगाएं उनको अडॉप्ट करें, गोद लें और उनकी देखभाल करें। वैसे भी वो इस पार्क की पूरी मेंटेनेंस और देखभाल करती हैं। अभी तक कितने पौधे आप लगा चुके हैं? अभी तक देखा गया कि सभी विधायक लगा रहे हैं पौधे। अभी हम 10,000 के करीब पौधे लगा चुके हैं और हमारा पूरा एक टारगेट है कि 1 लाख से ऊपर हम अपनी विधानसभा में पौधे लगाएं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, विपक्ष तो बोलता है लेकिन सरकार कुछ नहीं बोलती। देखो, विपक्ष का काम है बोलना और बोलने नहीं। चलिए बात करेंगे पलवल की। पलवल सदर थाना क्षेत्र में देवर द्वारा अपनी भाभी को ब्लैकमेल कर 3 वर्ष से दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पलवल में देवर भाभी का रिश्ता उस समय तार-तार हो गया जब एक युवक द्वारा अपनी भाभी को ब्लैकमेल कर 3 वर्ष तक दुष्कर्म किया गया। थाना प्रभारी आनंद कुमार ने बताया कि 27 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी अपने पति के साथ अनबन रहती थी। लगभग 3 वर्ष से देवर अमर का पीड़िता के घर पर आना जाना है। वर्ष 2018 में अमर ने पीड़िता व उसके पति की अनबन का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद अमर पीड़िता से कहने लगा कि उसने उसकी वीडियो बना ली है, जिसके आधार पर अमर ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़िता के साथ तभी से दुष्कर्म करता आ रहा है।
15-20 दिन पूर्व अमर ने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी जिसका पता पीड़िता के घर वालों को लग गया, जिसके बाद अमर ने कहा कि अभी तो ऑडियो रिकॉर्डिंग ही भेजी है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज देगा। जिसके बाद पीड़िता ने अमर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से फरार है। विवाहिता स्त्री ने अपने रिश्ते में देवर के ऊपर एलिगेशन लगाया है कि मेरा देवर जो है पिछले 3 साल से मेरी ब्लैकमेलिंग करके और मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करता हुआ आ रहा है। इसी के तहत हमने ये मुकदमा 376 450 IPC का दर्ज किया है। इसके जो भी फैक्ट्स होंगे, जो सच्चाई होगी, उसी के अनुसार हम इसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। बात करेंगे अगली खबर की। प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियन ने HRTC प्रबंधन पर राजधानी शिमला में लोकल रूटों पर बिना रूट परमिट और टाइम टेबल की बसें चलाने का आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है अगर HRTC ने ऐसी बसों का संचालन तुरंत बंद नहीं किया तो निजी बस ऑपरेटर हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे शहर के लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए HRTC प्रबंधन इसका जिम्मेदार होगा। निजी बस ऑपरेटर यूनियन के अधिकारी राजेश पारासर और महासचिव रमेश कमल का कहना है कि HRTC शिमला लोकल डिपो के प्रबंधक निजी बस ऑपरेटरों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बिना टाइम टेबल और रूट परमिट के जहां मन करता है HRT बसों को दौड़ाया जा रहा है। चलिए मैं बात करेंगे अगली खबर की। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। तीसरी लहर में बच्चों के अधिक संक्रमित होने का खतरा है। उम्मीद है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से अगले कुछ दिनों में ही बच्चों को कोविड वैक्सीन लगने की अनुमति दे दी जाएगी। बच्चों के लिए कोरोना रोधी वैक्सीन तैयार करने वाली जायड्स कैडिला ने शनिवार को DCGI में सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने और उनकी रिपोर्ट के साथ वैक्सीन लगाने की अनुमति के लिए आवेदन कर दिया है। महज थोड़ी औपचारिकताओं के बाद मंजूरी मिलते ही देश में बच्चों को भी वैक्सीन दी जानी शुरू कर दी जाएगी। अभी तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कैडिला ने बच्चों की वैक्सीन तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय में वैक्सीन लगाने की अनुमति का आवेदन भी कर दिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक सब कुछ सही रहा तो इसी हफ्ते वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी जाएगी और उसके बाद पूरे देश में 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। BVM न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।